ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 2 बेटा we learn about the colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of the 15th century in South Africa. After that, England and France established their colonies in the Cape and Algeria in the North Africa respectively. अब इस पैराग्राफ में बेटा बहुत सारे पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम है, तो आप इसके ऊपर ध्यान देते जाओगे बेटा कि कौन कौन से यूरोपियन नेशंस है वो किस पर्टिकुलर अफ्रीकन पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कंट्रोल करते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट डच को बताया कि 15th सेंचुरी में उन्होंने साउथ अफ्रीका के बहुत सारे पर्टिकुलर पार्ट्स में कॉलोनीज बनाई। इंग्लैंड और फ्रांस ने कैप और अल्जीरिया जैसे नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट्स में अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ द अफ्रीका सीम द क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल एंड सेलिंग द रेडी प्रोडक्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो अमेरिका का बहुत ज़्यादा वास्ट बड़ा एरिया है वो कहीं ना कहीं क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल, कच्चा माल सामान हासिल करने की बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ा वहाँ पे रिसोर्सेज मिनरल्स इतने ज़्यादा एबंडेंट वे में अवेलेबल थे, जिसकी वजह से एक तरीके से देखा जाए तो उनको अगर सेलिंग किया जाए, उनको बेचा जाए तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया जा सकता था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ फ्रांस और इंग्लैंड समझ रहे थे, बिकॉज ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कम्पीटेड टू एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज। और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पे यूरोपियन नेशंस में एक तरीके के का कंपटीशन स्टार्ट हो गया बेटा, उनके बीच में एक होड़ लग गई, एक हरीफाई शुरू हो गई। किंग लियोपार्ड ऑफ द बेल्जियम सेज द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ कॉन्गो एंड एस्टेब्लिश हिज रूल। जो बेल्जियम के किंग लियोपार्ड थे बेटा, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो जो पर्टिकुलर कॉन्गो रीजन था अफ्रीका का, उसके ऊपर अपना जो है पूरा का पूरा कंट्रोल जो है उन्होंने अपनी सत्ता जो है वहां पे स्थापित कर दी। जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हाँ, कॉन्गो एस्टेब्लिश हिज रूल, इंग्लैंड एस्टेब्लिश हिज कॉलोनी इन इजिप्ट, सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ द साउथ अफ्रीका। फ्रांस एस्टेब्लिश हिज कॉलोनी इन द तनाशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेल्जियम के लियोपोल्ड ने बेटा कॉन्गो पर्टिकुलर रीजन को हासिल कर लिया, वहीं इंग्लैंड ने जो है इजिप्ट के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज को कंट्रोल किया, ईस्ट अफ्रीका को कंट्रोल किया, साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया। फ्रांस ने जो है वो तुनेशिया है पर्टिकुलरली उस जोन को कैप्चर्ड किया बेटा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा मोरक्को को उसने कैप्चर्ड किया। और यहाँ पे फिर जर्मनी की भी एंट्री हो गई। जर्मनी एस्टेब्लिश्ड एम्पायर इन द सम प्रोविंसेस ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। इटाली कंक्वेर्ड कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। और इटली ने जो है बेटा अफ्रीका के रेड सी तरफ के जो पर्टिकुलर पार्ट थे बेटा, उसको कहीं ना कहीं उसने जो है कंप्लीटली कैप्चर्ड करना, अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया बेटा। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एक के बाद जो है यूरोपियन नेशंस जो है बेटा वो अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। उनके अपने अंदरूनी झगड़े थे बेटा, उसके साथ साथ वो इन पर्टिकुलर स्टेट्स को भी नहीं छोड़ रहे थे। और कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वाज हेल्ड इन बर्लिन इन 1884 to 85 इन द मिडेस्ट ऑफ द कंपटीशन टू एस्टेब्लिश। फिर आखिरकार बेटा अंत में एक बार ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर जो ये जो एक तरीके की स्पर्धा चल रही थी, तो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में जब भी होता है तो बेटा कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस ऐसे बनाने पड़ते हैं कि भाई सबको थोड़ा थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है और सब एक दूसरे में ही थोड़ा ज़्यादा लड़ने के चक्कर में रह जा रहे हैं, तो उन्होंने एक तरीके से बर्लिन के अंदर बेटा एक तरीके से एक असेंबली बुलाई, एक तरीके की मीटिंग की गई 1884 से 85 के बीच में, जहाँ पे अफ्रीका के अलग अलग जो पर्टिकुलर कॉलोनीज है उसको एक तरीके से एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया बेटा, कि डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस के एंड में रिजल्ट ये लाया गया कि भाई अफ्रीकन कॉलोनीज को डिवाइड कर लिया जाएगा और एक दूसरे के ट्रेडिंग जो है उसमें इंटरफियर नहीं किया जाएगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं अफ्रीका के ऊपर यूरोपियन नेशंस का कंप्लीटली हमको यहाँ पे प्रभुत्व बिड़ा है जो है वो दिखाई दे रहा है। दस द कॉलोनिज्म इन डोमिनेंस ऑफ द डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर द entire Africa. While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various Asian and African territories, on the other hand Germany had and the Italy had compelled the process of its despotic political unification. एक तरफ देखा जा रहा है बेटा कि यूरोप के बहुत सारे नेशन जो है वो अपनी जो है संस्थानों की जो भूख है, एक तरीके से अपनी कॉलोनिज्म की जो उनकी ग्रीड थी बेटा, उसका एक तरीके से जो है वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए थे। वहीं जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल पावर को,
अपने यूनिफाइड जर्मनी सेक्टर्स को बढ़ाने में, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, अपने कमर्शियल सेक्टर्स को और अपने कॉलोनिज्म के फॉर्म को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में एक तरफ लग गए थे। और कहीं ना कहीं इसने यूरोपियन नेशंस के अंदर एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस यानी कि ग्लोबल फेनामोन को क्रिएट किया। दस दिस क्वाइकली चेंजेस द ग्लोबल फेनामोन हैड एक्सप्लोडेड सम ऑफ दिस कंट्रीज। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एक तो स्पीडी वे में एक तरीके का जो बदलाव आया बेटा, एक तरीके से पूरा का पूरा जो है इन नेशंस के काम करने का तरीका, इनकी सोच, इनकी विचारधारा, ये सारी चीजें बदल गई बेटा। और इन सारी चीजों के चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल वे में बेटा एक्सप्लोटेशन होने लगा। कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो इसका जो है शिकार जो है बहुत सारे छोटे बड़े कंट्रीज बनने लगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट फिर रुकने की कगार पे आ गया, जिसकी वजह से हम मान सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी। ओके, लास्ट वर्ड में लिखा है बेटा कि ड्यू टू विच द डेवलपमेंट हैड स्टॉपेड एंड दिस हैड लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये अंदरूनी जो झगड़े हैं बेटा एक तरीके से अपने आप को सुप्रीम बनाने के, चाहे फिर वो औद्योगिक हो बेटा, व्यापारिक हो या संस्थानिक हो, बराबर यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो या कमर्शियल हो बेटा, कहीं ना कहीं उनके ये जो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस थे बेटा, उन इंटरनल डिस्टर्बेंस ने यूरोपियन नेशन ने डेवलपमेंट को एक तरीके से रोकने का काम किया, क्योंकि ये अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और आखिरकार ये जो लड़ाई है जो है बेटा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बनी। ओके, अब हम आगे के बेटा जो पार्ट में है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कौन से कारण थे बेटा, कौन से फैक्टर्स थे बेटा जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी विश्व युद्ध जैसी बेटा विनाशक वॉर को जो है डिक्लेयर किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।